तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। साल 2023 विदाई का वक्त आ चुका है और 2023 की आज आखिरी कहानी है, क्योंकि कल संडे है तो कल कहानी होती नहीं है। तो 2023 की कहानी के सफ़र का ये आखिरी पड़ाव, अब जो नई कहानी है वो नए साल यानी 2024 में पहली जनवरी या 1 जनवरी का है, उससे शुरू होगी। तो पूरे एक साल का ये सफ़र 2023 में अब हम लोग पीछे छोड़ते हैं। नए साल नई उम्मीदों के साथ नई कहानियों का आगाज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये एक दिन बचा हुआ है, एक कहानी बाकी है, तो आज इस रस्म को भी पूरा कर लेते हैं। कुछ पहले मैंने आपको काफ़ी बल्कि वक्त हो गया एक कहानी सुनाई थी एक कॉल सेंटर की, जिसमें एक लड़की काम कर रही थी और बाद में पता चला कि वो लड़की तो कब का मर चुकी है, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर में बाकायदा वो नौकरी करने के लिए आती थी। इसी क्राइम तक की कहानी के लिस्ट में लिंक भी मिल जाएगी जिन लोगों ने नहीं सुनी है। आज की कहानी उस कॉल सेंटर की कहानी का एक तरह से एक्सटेंशन है। भूत प्रेत को लेके तमाम बातें, तमाम कहानियां बहुत सारी आपने सुनी भी। आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ गई। सारे कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां गई। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चल सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। इंसानों के बीच में दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में डर लगने लगा। यहाँ तक कि अगर शुरुआत में तो किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई एक कोरोना पेशेंट है तो उस गली तक से लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे। जिनकी मौत हो गई उनको कांधा देने वाला कोई नहीं था, शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई और इसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को भी जन्म दिया। और आज की कहानी उसी कोरोना काल की एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में मैं ओरिजिनल कैरेक्टर जो है उसका नाम बदल दूंगा, कुछ वजह है उसकी। तो भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे, या अलग अलग जो इंजीनियर और बाकी सब जो थे। उसी में एक ये बदला हुआ नाम विनोद। शिकारपुरी खड़े हैं तो कोई नाम देना है तो विनोद का ही दे दो। तो एक एम्प्लॉय था जिसका नाम विनोद था, उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी एक बीवी, 2 बच्चे। भरतपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में उसका घर। ठीक ठाक परिवार चल रहा था, जिंदगी सही कट रही थी। जितने पैसे मिलते थे उसमें पूरे परिवार का ठीक ठाक से गुजारा भी हो रहा था। लेकिन तब तक जब तक कि कोरोना ने दस्तक नहीं दी। जब कोरोना आया और उसके बाद शायद 25 फरवरी या मार्च की वो तारीख थी जब पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगा। तो उस लॉकडाउन के बाद कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। दुकानें बंद हो गई, शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, सब जगह ताले लग गए, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ऐसे में वो लोग क्या करें जिनकी ज़िंदगी का पूरा जो सोर्स था कमाई का वो नौकरी ही था, नौकरी पेशा थे, उसी से घर चलता था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई। भरतपुर के इस फैक्ट्री के ओनर ने भी इंसानियत दिखाई और उन्होंने कहा कि चलो जब तक फैक्ट्री बंद है या आफत टल जाए तब तक हम तमाम लोगों को तनख्वाह देंगे। उन्हें भी उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा खींचेगा। उन्हें लगा 2-4 महीने की बात है, इतना तो हम लोग झेल लेंगे, थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। तो फैक्ट्री बंद हो गई। मजदूरों से कहा गया कि सरकार का आदेश है, लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घर रहो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक मुलाजिम को उसका जो भी पैसा है वो दे सकें। उन्होंने 2-4 महीने वादे के हिसाब से दिए भी, लेकिन इधर कोरोना बढ़ता जा रहा है। उम्मीद कुछ है नहीं लॉकडाउन खुलने की। अब मालिक भी इतने पैसे कहाँ से दे। तो 3-4 महीने के बाद वो पैसे देने का सिलसिला भी बंद हो गया। लोग घरों में कैद थे, कहीं काम नहीं कर सकते थे। जिनके पास और कोई जरिया नहीं था आमदनी का, वो क्या करते, कहाँ जाते। कुछ दिनों तक उधार से चला, किसी से मांग कर, कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दी, किसी और ने। ये लाखों परिवार का किस्सा है। तो उन्हीं लाखों परिवार में से ये विनोद का परिवार भी उसी चीज़ों से जूझ रहा था। जैसे तैसे करके कोरोना काल काट लिया विनोद के परिवार ने। कोरोना ने धीरे धीरे अपना कहर कम किया। इसके बाद
सरकार के आदेश पर अब जिंदगी ढर्रे पर आई। कल कारखाने, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुलने शुरू हो गए। तो इसी में भरतपुर की ये फैक्ट्री भी खुल गई। जब फैक्ट्री खुली तो सभी मुलाजिम काम पर लौटे, राहत की सांस ली। विनोद भी काम पर लौटा। अच्छा, इस फैक्ट्री में विनोद की एक बड़ी अलग पहचान थी। वो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अपने तमाम कुलीग जो भी साथी वहाँ काम करते थे उन सबसे बहुत प्यार से बात करता, उन लोगों का दिल भी बहलाता अपनी हंसी हंसी वाली बातों से। तो उसका जो रेपो था वो बहुत अच्छा था कि एक बहुत अच्छा इंसान है, और वो दिल का इंसान भी अच्छा था। तो लोग उसकी कदर भी करते, इज्जत भी करते, उसे मिस भी करते। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सब लोग आए, विनोद से मिले, सब बड़े खुश। फिर से जिंदगी वैसे ही पटरी पर लौट आई जैसे 2020 कोरोना से पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि विनोद के बर्ताव में कुछ तब्दीली आ गई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें झेली हैं लोगों ने। विनोद के ऊपर भी बहुत सारे ऐसी मुश्किलें आई होंगी। फैक्ट्री बंद, तनख्वाह मिलती नहीं थी, पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, कैसे पल रहा होगा। तो ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि अब विनोद उतना हंसमुख नहीं रहा। अब विनोद काम भी कर रहा, और यहां तक कि अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जो भी काम है, अच्छा फैक्ट्री में अब काम शुरू हुआ था तो काम बहुत था। तो बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं या काम जो कर्मचारी हैं वो होते हैं जो ओवर टाइम नहीं करते क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता विनोद था जिसने कहा कि मुझे ओवर टाइम भी करना है। अब वो ओवर टाइम भी करने लगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीता। एक दिन मैनेजर ने कहा कि तुम पूरे दिन की शिफ्ट करते हो, फिर रात को ओवर टाइम करते हो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती। तो उसने कहा कि साहब हमें अब कहाँ नींद आती है। तो उसे लगा पता नहीं ये परेशान शख्स है, घर और परवरिश बच्चों की इन चीज़ों में इसके बोझ तले दबा होगा, इसी तरह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर को भी लगा चलो ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है, करता रहा। बट एक रोज एक अजीब वाकया हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, चूंकि नाइट में दिन के मुकाबले कम लोग काम गया करते थे, तो जो कुर्सी या जिस जगह पर ये बैठकर काम किया करता था विनोद, वो गार्ड रात को किसी काम से अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा कोई शख्स लेटा हुआ और अजीब सा लग रहा। रात में वो देखकर उसको वो घबरा गया, क्योंकि विनोद की कदकाठी के मुकाबले वो 2-3 गुना ज़्यादा। उसे लगा इतना बड़ा इंसान तो मैंने देखा नहीं है, लंबा चौड़ा। वो बदहवास वापस भागा चीखता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं गया अंदर तो देखा कि विनोद सो रहा है, लेकिन विनोद बदला हुआ था। तो मैनेजर भी था जो नाइट ड्यूटी पे, वो आया। उसने कहा चलो। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विनोद ही वहाँ लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। अब गार्ड को लगा कि मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। पूरे 1 महीने गुजर गए वापसी पर नौकरी करते हुए विनोद को। ठीक 1 महीने के बाद अब सैलरी मिलनी थी, और विनोद का ओवर टाइम भी था। लेकिन 7 तारीख को ये सैलरी मिलनी थी, 7th उस मंथ के पहले वीक में। 7 तक विनोद ने काम किया, 6 की नाइट तक, और 7 को विनोद चला गया। अब अगले दिन आया नहीं। तो ये लगा कि वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों को कि उसने लगातार दिन रात काम किया, ओवर टाइम काम किया है, तो शायद थका हुआ नहीं आया। लेकिन उन्हें बड़ी अजीब बात ये लगी कि वो अपनी तनख्वाह लिए हुए बिना ही चला गया, सैलरी ली नहीं और वो चला गया। तो उन्हें लगा कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा गांव से। अगले दिन भी नहीं आया। 8, 9, 10 बीतता गया, विनोद की कोई खबर नहीं। अब उसे ज्वाइन भी करना है क्योंकि उसके हिस्से का काम उसे करना है। तो मैनेजर से बात ओनर तक पहुंची कि वो बिना बताए हुए गायब है, और ऊपर से ये है कि उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। अब उन लोगों को लगा कि कहीं विनोद के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं कि उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली, और यूं ही बिना बताए हुए भी कभी वो गायब नहीं हुआ, छुट्टी लेकर गया। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ। इधर उधर विनोद के जो तमाम जानकार थे उनसे पहले पूछताछ की गई। फिर लास्ट में ये था कि विनोद के घर का पता था। तो मालिक ने ये कहा अपने मैनेजर से कि तुम विनोद
कि 1 महीने की जो पूरी सैलरी है जो उसने ओवर टाइम के साथ कमाया है उसके करीब 50,000 रुपये अराउंड बनते थे। उन्होंने कहा ये 50,000 ले जाकर विनोद को दे दो और पूछो कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। उसने बिना बताए हुए नाराज भी हुआ कि बिना बताए हुए गायब है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर विनोद के गांव पहुंचता है। वहाँ पूछते पूछते वो विनोद के घर तक पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक महिला है, 2 बच्चे। तो जाकर पूछता है कि विनोद कहाँ है। तो पत्नी उसकी तरफ देखती है। वो दोबारा पूछता है तो पत्नी कहती है जी वो तो अब है नहीं, वो तो रहे नहीं। तो कहता नहीं वो, लेकिन कहाँ गए, घर पे नहीं है, कहीं और गए। अगली लाइन जो पत्नी ने कही उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस महिला ने कहा कि जी मेरे पति विनोद को मरे हुए 3 महीने हो गए। कोरोना जब खत्म होने वाला था, अब लगा सब कुछ ठीक होगा, तभी विनोद को कोरोना हो गया और उस कोरोना के बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से विनोद ने दम तोड़ दिया और इसी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब कोरोना की मौत को लेकर इतना छुआछूत नहीं था, लोग भी थे, गांव वाले भी आए थे, क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था। लेकिन उस कम कोरोना में भी बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी, अभी हफ्ता भर पहले तक तो विनोद हमारे यहाँ काम कर रहा था, बाकायदा उसने ओवर टाइम किया। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, विनोद के जैसा कोई दिखने वाले ने काम किया होगा। उसने कहा, बोला कि मैं कई साल से उसी फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मेरी विनोद से बहुत अच्छी बोलचाल है, हंसी मजाक भी है, मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं उसकी आवाज़ भी पहचानता हूँ, उसके अंदाज भी पहचानता हूँ, उसका चेहरा भी जानता हूँ, तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ। और मैंने इस 1 महीने के अंदर उससे कई बार बात भी की। मैंने ये भी बात की कि ओवर टाइम है, तुम इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हें नींद नहीं आती। उसने कहा अब मुझे नींद नहीं आती। और आप कह रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो बोले आप मान नहीं रहे तो मैं क्या करूं, बाकी लोगों से पूछिए। अब उसने बच्चों से सबसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं था और जो उसके साथ था वो भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हफ्ता भर पहले तक तो वो उसके साथ था और 1 महीने लगातार नौकरी की। कुछ और लोग आए, उन्होंने मैनेजर को बताया, साहब 3 महीने पहले की बात है जब विनोद की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से। जब हर एक को उसने खंगाल लिया तब मैनेजर को लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे गलत हो सकता है। खैर और कोई रास्ता था नहीं। बदहवास मैनेजर कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और बीवी की तरफ दिया। बीवी ने कहा ये क्या है। उसने कहा आप कह रही कि 3 महीने पहले मर चुका है, लेकिन हमारी कंपनी या फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उसने पूरे 1 महीने तक नौकरी की है। न सिर्फ नौकरी की बल्कि ओवर टाइम किया है और उसका अटेंडेंस भी है। तो उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है, वो ओवर टाइम जोड़कर 50,000 रुपीज़ बनता है, 50,000। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो इस सैलरी पर आप ही का हक है। ये विनोद ने नौकरी की, विनोद ने ओवर टाइम किया, तो ये विनोद के पैसे हैं। हमारे मालिक ने कहा ये आपको देकर आने के लिए। तो अब मैं बाकी की बात मालिक को बताऊंगा, लेकिन मैं चूंकि हम सब गवाह हैं, हमने ही देखा है, तो अब ये जब विनोद नहीं भी है तो हमारे सामने तो विनोद ने काम किया, हम किसी और को पैसे कैसे दे सकते हैं, इसलिए ये पैसे आपके, आप रख लीजिए। जैसी ये बात सुनी, बीवी ने लिफाफा खोला, पैसे देखें, बीवी अब पहली बार रो पड़ी। अब तक मैनेजर ने जब पूछा विनोद कहाँ है, क्या हुआ, उसने बताया सारी कहानी कि 3 महीने पहले डेथ हो गई, लेकिन बीवी की आंखों में तब तक आंसू नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और देखा कि 50,000 रुपये हैं जो बताया, बीवी रो पड़ी। मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। उसने कहा मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा जब मेरे पति विनोद की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक कर चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, मुझे कोई काम आता नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा, कोई मदद करने को आएगा भी नहीं। और बाकी लोग ऐसे थे कि उन्होंने मदद भी नहीं की।
तो मैं बड़ी परेशान थी और दोनों बच्चों को लेकर कि वो ऐसे इस उम्र में चले गए कि अब घर का क्या होगा। तो मैं एक दिन अपने बच्चों से रोते हुए ये बात कह रही थी कि अगर कोई हमारी मदद कर देता और हमें 40-50 हज़ार रुपये दे देता तो हम इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते और उस दुकान से हमारा घर चल जाता। बीवी ने कहा कि शायद विनोद ने ये बात सुन ली, और विनोद का मतलब उसकी आत्मा ने, और उसने कहा कि देखिए ठीक 40-50 बोला था मैंने और अब आपने 50,000 ला कर दिया। मैनेजर ने कहा कि अगर वो ओवर टाइम ना करता तो शायद 35 से 40 के बीच में उसकी सैलरी बनती, पर ओवर टाइम करने की वजह से अराउंड 50,000 मिला। अब मैनेजर को ये बात समझ आई, वापस गया, उसने मालिक को सारी कहानी बताई। फैक्ट्री में कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि विनोद पिछले 30 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनी तब लोगों को यकीन हुआ और हर एक ने माना कि वो विनोद की आत्मा थी जो पिछले 30 दिनों से यहाँ काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो उतने पैसे कमा सके जो अपनी बीवी को दे सके और बीवी उससे एक दुकान खोल सके जिससे वो और उसके बच्चे पल सकें। तो एक पति जो मर गया फिर भी अपने परिवार के लिए इतना सोचा, किया और फिर जो ख्वाहिश थी बीवी को उसको पूरा किया। मुझे लगता है साल के आखिर में ये कहानी सुनाना ज़रूरी था। तो आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज पहले बर्थडे विश, उसके बाद साल के आखिर में एक नए और गुजरते साल पे एक शेर नज़म कहें वो भी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले इस 2023 के आखिरी बर्थडे विशेष, इसमें मैंने 31 दिसंबर को भी समेट लिया क्योंकि कल कहानी होगी नहीं। तो पहले तो खुशहाल तोमर, विनोद शिकारपुरी के बेटे, उनका जन्मदिन है आज ही। अब मुझे मालूम नहीं, मैंने विनोद की पहले बेटी फिर खुशहाल, ये बताता है कि इसके 3 बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस साल में मैंने 8 और 9 तो विश कर दिए होंगे। अब या तो झूठ है, गलत है कि 3 ही हैं या 8-9 हैं, ये फिर और भी कहीं इसके बच्चे हैं, मुझे डाउट है इस पर। फिर भी खुशहाल तोमर, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। तुम्हें बैट भी मिल गया तो उससे अच्छा क्रिकेट खेलो, और क्या कह सकता हूँ। और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़े लिखो। दूसरा है अंश का जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अंश। और ये भेजा है बिंदु देवी, अजीत चौधरी और अजय भारती जी ने। साथ ही आफिया फातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। और ये भेजा है तैयब शरीफ ने, उनकी बेटियां हैं। सीरत कौर, इनका भी जन्मदिन कल है 31 को, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे सीरत कौर जी। और ये भेजा है मौसम जी ने, और मौसम के बिटिया हैं सीरत। साथ ही मोहम्मद इरफान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इरफान। इसके अलावा संतोष पाल सिंह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संतोष जी। और ये शीतल कौर जी ने भेजा, उनके हस्बैंड है संतोष। विद्या का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विद्या। और ये निशा नेगी ने भेजा, उनकी फ्रेंड है। प्रेम बिस्ता, इनका 31 को है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे प्रेम बिस्ता साहब। सूरज का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूरज, भेजा है कार्तिक ने। इसके अलावा सीहू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सीहू। और ये भेजा है हिमांशु पटेल ने। साथ ही परी कुमारी 31 यानी कल इनका बर्थडे है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे परी कुमारी। और ये भेजा है शुभम कुमार ने, उनकी सिस्टर हैं ये। साथ ही आज बुद्धि प्रकाश जी की बिटिया का भी जन्मदिन है, इन्होंने नाम भेजा नहीं, शायद रह गया, कोई बात नहीं है। तो बुद्धि प्रकाश जी अपनी बिटिया को बर्थडे विश कर दीजिएगा ज़रूर, क्राइम तक फैमिली की तरफ से। इसके अलावा आरती, इनका भी बर्थडे है कल 31 को, और आरती जो है वो पुलिस में है। और इनके दोस्त हैं शुभम सिंह, उन्होंने ये भेजा, और शुभम सिंह ने कहा कि जो आरती है तो पुलिस में, लेकिन डिसीजन लेने से डरती है। तो आरती, मेरा मानना है कि जब भी कोई सही डिसीजन हो उसको लेने में डरना नहीं चाहिए। हाँ, गलत डिसीजन है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट आरती, आपके करियर के लिए, आप पुलिस की नौकरी में खूब ऊपर जाए। इसके बाद आगे का नाम लूँ उससे पहले, हाँ, रिजवान अहमद असम से हैं लेकिन दुबई में हैं, शेफ हैं। और इन्होंने सवाल पूछा है कि न्यू ईयर में लोग रेजोल्यूशन बहुत सारे बनाते हैं, आप बनाते हैं, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं? तो रिजवान साहब, मेरा बड़ा सिंपल है, मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाता हूँ, कोई भी नहीं करता हूँ कि नया साल में मुझे ये करना है। जो करना है कर डालता हूँ, तो उसके लिए नए साल का इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं होता।
उपेंद्र जोशी, थैंक यू सो मच उपेंद्र जी। साथ ही चंद्रा रे, थैंक यू आपका भी। राजू अरोड़ा, इन्होंने कहा कहानियों में कुछ पिक्चर वीडियो भी डालें, पक्का कोशिश होगी राजू साहब। अब एक हमारे कोलीग भी हैं मोहसिन, बहुत ही अच्छे कैमरामैन, और उनके कज़न हैं सैयद फरोग अमरोही। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे फेवरेट रहे एक शायर जॉन एलिया, तो उनकी फैमिली उनके परिवार से आते हैं सैयद फरोग अमरोही। और इन्होंने क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए इस नए साल पर कुछ लिखकर भेजा है। उन्हीं की ये नज्म, उन्हीं के शेर आपकी नज़र सुनिए कि जनवरी है आने को, नई सुबह लाने को, इसमें क्या नया होगा कोई ये बताए तो। सुबह भी वही होगी, शाम भी वही होगी, बस फकत कैलेंडर का पेज पलटा जाएगा। गर नहीं बदलना है कुछ भी इस जहां में तो फिर ये शोर कैसा है। हर तरफ उजाले हैं, कोई तो वजह होगी, आज तो जगी होगी, जनवरी के आने की, नई सुबह लाने की। बहुत खूब सैयद फरोग अमरोही साहब। तो ये शेर साल के आखिर और नए साल के स्वागत के लिए, और आखिर में चलते चलते यही आप लोगों से कहूँगा कि नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। जो भी दुख तकलीफ आप लोगों के हिस्से में इस साल में आई, ऊपर वाले से दुआ यही है कि वो ना आए फिर कभी। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, अच्छे रहें। और एक ज़रूरी चीज़ ये भी कि जो भी ज़रूरतमंद हो आपके आसपास, हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। करके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलता है। और जहाँ तक हमारा आपके हम लोगों के रिश्ते की बात है, तो ये रिश्ता यूँ ही फलता फूलता रहे। बहुत सारी गलतियाँ भी करता हूँ, आप लोग ध्यान दिलाते हैं, मैं उसको सुधारता भी हूँ। आप लोग माफ़ भी करते हैं। क्राइम तक फैमिली के तमाम रिश्ते, कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं। एक मैं कहा करता था कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो, लेकिन अब कहता हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं जो क्राइम तक फैमिली के साथ मेरा हुआ ना हो, सिवाय एक वाइफ के, क्योंकि वो घर पे है। बाकी बीवी को छोड़ दो तो हर एक रिश्ते आप लोगों की वजह से बने हैं। तो ये रिश्ता यूं ही सलामत रहे, आप लोग अच्छे रहें।